आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखित कहानी मेरी भाभी। आप सभी से एक आग्रह, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही कहानी के बारे में अपने विचार मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं कहानी। वो डॉक्टर था। उसका पत्र मिला था कि वो इस नगर में बड़े सरकारी अस्पताल में अधीक्षक के पद पर आ गया है। पत्र पाकर कुछ दिन पहले उसके परिवार से मिले हुए अगाध स्नेह की स्मृति ताज़ी हो गई। वह गृहस्थ था, मैं अविवाहित था। वह स्वास्थ्य विभाग में था, मैं शिक्षा विभाग में था। वह मुझसे उम्र में बड़ा था। मुझे फिर भी उसका स्नेह पात्र बनने में कोई बाधा नहीं पड़ी। हम लोग साथ ही खेलते, साथ ही सिनेमा देखते। मुझ अकेले के लिए पका हुआ खाना वह मेरे घर से मंगा लेता और हम लोग कहने के लिए अपना खाना सम्मिलित करके उसी के घर पर खाते। अर्थात मैं उसका खाना खाता, उसके नौकर मेरा खाना खाते। और उसकी धर्मपत्नी, जब कभी मेरे मन में विवाह करने की इच्छा होती भी तो वह केवल उन्हें ही देखकर, उन्हीं के हाथों बनाए गए शीत और सुरुचि के वातावरण में रहकर वो तब तक बनी रहती जब तक मेरी निगाह अपने वेतन पर न जाती। और जब मैं बीमार पड़ा था तब उनकी परिचर्या, जब मेरी बदली इस नगर में प्राध्यापक के पद पर हुई थी तो उनका उदास हो जाना, मुझे देखकर उनका अपने 10 साल पहले छूटे हुए विगत भाई की याद करने लगना। और उनके वे 3 प्यारे बच्चे, अब तो वे बड़े हो चुके होंगे क्योंकि तब से अब तक 7 साल बीत चुके हैं। मुझे डॉक्टर पर क्रोध आया। यह जानते हुए भी कि मैं यहीं हूँ, उसने अपने यहाँ आने की सूचना पहले क्यों नहीं दी? वो तो भाभी ही रही होंगी कि आने के बाद ही उससे पत्र लिखवा कर मुझे बुलवाया होगा। नहीं तो उसे क्या, वह तो अपनी चीड़ फाड़ के अलावा और कुछ चाहता ही नहीं। समय की बात थी, तब की तब रही, अब उसे सब कुछ भूल गया होगा। अस्पताल के ही अहाते में बने हुए डॉक्टर के बंगले पर पहुंचा। छोटा सा बाग था। वहीं लॉन पर 3-4 हल्के कत्थई पेंट की बेंत की कुर्सियां पड़ी थीं। उन पर हल्के नारंगी रंग के पतले कुशन पड़े थे। शाम हो रही थी। डॉक्टर चुपचाप एक कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था। मैंने उसे दूर से आते देखा। उसके घने काले बालों के स्थान पर कानों के ऊपर सफ़ेद होते हुए बाल मेरी आंखों में बिंधकर रह गए। जान पड़ा वो पहले से अधिक दुबला हो गया है, पर वह पहले से अधिक आकर्षक भी लगने लगा था। गले लगकर मिला और 7 साल के बिछड़े मित्रों में जो अटक अटक कर एक दूसरे के प्रति मिथ्या संशय और अधूरे ज्ञान से भरी हुई बातें होनी चाहिए, वो होने लगी। मैं भाभी से मिलने को उत्कंठित था। मैंने 2-1 बार बरामदे की ओर निगाह दौड़ाई कि वे शायद आ रही हों। तभी उसने कहा, चलो अपनी भाभी से मिल लो। हम लोग ड्राइंग रूम में आए। मुझे बैठाकर वह अंदर गया। 7 साल की संपर्कहीनता से मैं पहले की भांति आंगन में भाभी भाभी चिल्लाते हुए पहुंचने का अधिकार खो चुका था। अपने लुटे हुए अधिकार की बात सोच ही रहा था कि डॉक्टर की आवाज़ सुनाई पड़ी, ये हैं तुम्हारी भाभी। मैं उठ खड़ा हुआ। कहने वाला था, तुमने तो मुझे भुला ही दिया भाभी, पर शब्द मन के मन में बैठे रह गए। मैं धीरे से चौंक पड़ा। यह वो पहले वाली भाभी न थी। ये तो गेहूं रंग की आकर्षक आंखों वाली भाभी थी, जो आजकल गर्मियों में सफ़ेद ब्लाउज और सफ़ेद वायल की साड़ियाँ पहनती थी। ढीले ढीले स्वतंत्र रूप से पहने हुए कपड़े उनके मातृत्व भाव को उभार देते थे। पर यह तो दूसरी ही भाभी थी। इनकी उम्र उनसे बहुत ही कम थी। ये लगभग 23-24 बरस की होंगी। ये बहुत ही गौर वर्ण, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए, एक कीमती नीली साड़ी को निर्दोष रूप से पहने मेरे सामने आकर खड़ी हुई थी। मेरे मुंह से निकला, आप? पर उन्होंने मेरी हिचक दूर कर दी। स्वयं बोली, आप शायद नहीं जानते, आज से 3 साल पहले आपकी भाभी एक मोटर दुर्घटना का शिकार हो गई। डॉक्टर साहब मारे शोक के पागल हुए जा रहे थे। तीनों बच्चे अनाथों की सी स्थिति में थे, पर किसी प्रकार समय बीतने पर डॉक्टर साहब के दुख का उफान कुछ कम हुआ। तब मुझे इनके जीवन में आना पड़ा। सोचा किसी भी तरह मैं इनके दुख के बोझ को हल्का कर सकूं।
आपको क्या, इन्होंने किसी को भी अपने शोक की खबर नहीं दी। मैं बैठकर चुपचाप इस समाचार के विषाद को भीतर ही भीतर पचाने लगा। तब डॉक्टर ने टूटते हुए स्वर में कहा, क्या कहूँ भाई, मेरा तो सब कुछ लुट गया, पर तुम्हारी इन भाभी ने आकर मुझे दुनिया में रहने लायक बनाया। नहीं तो मैंने तो जाने कब यह नौकरी छोड़ दी होती और बच्चों को आपके सहारे छोड़कर कहीं चला गया होता। वे विषय को समाप्त करते हुए एक करुण मुस्कुराहट के साथ बोली, अब तो मैं ही आपकी भाभी हूँ। मैं जानती हूँ इस परिवार से आपको कितना प्रेम है। अब भी उसी भावना से आप यहाँ आते रहें। इतने बड़े शहर में हम लोगों का कोई और आदमी नहीं है। कहते कहते उनकी आवाज़ में करुणा का ज्वार सा उठने लगा। अब तक मेरी निगाह अपने चारों ओर के वातावरण पर पड़ चुकी थी। पहले वाले ड्राइंग रूम की आत्मीयता और सादगी मिट चुकी थी। दीवारों के कलापूर्ण चित्र, दरवाज़ों पर पड़े हुए कीमती झीने पर्दे, चमचमाता रेडियोग्राम, चलकती हुई वार्निश वाला फर्नीचर, बहुमूल्य सोफ़ा सेट, ये सब रह रहकर एक ऐसे सुखद, संपन्न और अपरिचित वातावरण को उभार रहे थे जो नव विवाहित के ही घर में मिलता है। डॉक्टर मुझे बता रहा था कि किन परिस्थितियों में मेरी नई भाभी ने उनके बिखरे हुए जीवन सूत्रों को एकाकार करने का निर्णय लिया था। कैसे उन्होंने स्वयं उसकी पत्नी होने का प्रस्ताव किया और एक कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर का पद छोड़कर उनके जीवन में सार्थकता भर दी थी। कि मेरी निगाह ड्राइंग रूम के सामने की दीवार के बीचों बीच लगे हुए एक बड़े से चित्र पर पड़ी। यह मेरी पहली भाभी का चित्र था। मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास खड़ा हो गया। डॉक्टर मेरे पीछे खड़ा हुआ कहता रहा, देख लो भाई, तुम्हारी भाभी का यही एकमात्र फ़ोटो है। न जाने अपना फ़ोटो खिंचाने में उन्हें क्यों इतनी अरुचि थी। एक आध बार मैंने उनकी फ़ोटो खींची भी, पर वह अच्छी नहीं आई। इसे मैंने बेडरूम में लगाया था, पर तुम्हारी इन भाभी ने कहा कि इस रूप में बेडरूम में चुरा कर रखने से क्या लाभ, इसे ड्राइंग रूम में होना चाहिए ताकि इसे हम सब देख सकें। कहते कहते उसका गला भर आया। मेरी नई भाभी चुपचाप उनके हाथ पर अपनी उंगलियां फेरती रहीं। चाय लॉन में ही लगा दी गई थी। हम तीनों फिर वहां पहुंच गए, वहीं चाय पीते रहे। अब तक भाभी भी अपने अतीत की बातें आत्मीयता के साथ मुझे बताने लगी थीं। वे धीरे धीरे अपने विवाहित जीवन के पहले 2 वर्षों के अनुभव बताती रहीं। डॉक्टर साहब ने मेरे आते ही मुझे आपकी भाभी के सब गहने और कपड़े दे दिए। वे हज़ारों के गहने थे, पर मैं जानती थी कि उन्हें पहनकर डॉक्टर साहब के मन में पुरानी यादों को जगाते रहना कितनी बड़ी क्रूरता होगी। इसी कारण मैं उन्हें पहन न सकी। अपनी दिवंगता बहन के गहने कपड़े सब के सब मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं। कहकर वे मेरी चाय की ओर फिर उन्मुख हुईं और जिद करके मेरे केक के टुकड़े पर उन्होंने थोड़ा सा और जैम लगा दिया। डॉक्टर कहते रहे, हाँ भाई, मुझे तो घर का एक एक सामान पागल बना रहा था। इन्होंने मेरे मन को पहचाना और सब चीज़ें धीरे धीरे हटवा दी जो मुझे उनकी याद दिलाकर दुखी बनाती थीं। खड़े हुए पिलो कवर, कुर्सियों की गद्दियाँ, बेल, लिनन, न जाने क्या क्या। अब तो मैं अपनी दुर्भाग्य की चर्चा इस प्रकार कर भी रहा हूँ। सुनता था कि स्त्रियों के मन में सौत और उसके बच्चे के लिए डाह होता है, पर मेरे दुर्भाग्य में यही एक उजाला था। बच्चों ही के कारण मुख्यतः ये मेरे जीवन में आई। उन्हीं के लिए ममता में पिघलकर मुझे बच्चों का ख्याल आया। तब तो बड़ी लड़की श्यामा 13 साल की थी, सुरेश 8 साल का और बेबी 5 की थी। अब वे बड़े हो गए होंगे। मैंने पूछा, अरे मैं तो भूल ही गया था, ये बच्चे हैं कहाँ? स्कूल से अभी आए नहीं। श्यामा तो बहुत बड़ी हो गई होगी। डॉक्टर बोले, वह तो यहाँ है नहीं। तुम्हारी भाभी बच्चों की सिस्टमेटिक ट्रेनिंग में विश्वास रखती हैं। तभी एक नर्स उसे बुलाने आई। कोई रोगी खतरे की स्थिति में था। क्षमा याचना करके वह चला गया। भाभी मुझसे कहती रही, हाँ, स्कूलों में बच्चे खराब हो जाते हैं, उनकी ठीक से शिक्षा तो हो नहीं पाती, भद्दे तौर तरीके भर वे सीखते हैं। बेचारी श्यामा तब BA फाइनल में थी, पर उसे ठीक से साड़ी तक पहनना नहीं आता था। सुरेश 12 साल का था, पर दूसरे के हाथों कपड़े पहनता था। इतने सुंदर और प्यारे लड़के कहीं देखने को नहीं मिलते, पर इस छोटी सी जगह के स्कूल
इनकी सारी सुंदरता मिटाए दे रहे थे। इसीलिए मैंने श्यामा को अपनी शादी ही के साल कलकत्ते में एक विमेंस एकेडमी में भेज दिया। वह 5 साल एमए कर चुकी है। इन गर्मियों में यहाँ आने वाली थी, पर वहाँ की कुछ महिलाओं ने कोई रचनात्मक काम ले रखा है। उसी में वो नागपुर जाएगी। सुरेश देहरादून में है, वो सीनियर कैम्ब्रिज करेगा। डॉक्टर साहब उसे यहाँ बुला रहे थे, पर वो अपने नाना के घर चला गया। मैं भी यही ठीक समझती हूँ। देखिए ना भाई साहब, उसके संस्कार यूरोपियन लोगों के से होते जा रहे हैं। उसके नाना गांव में रहते हैं। गर्मियों में यदि वह गांव में रहा तो शुद्ध भारतीय वातावरण का भी अनुभव कर लेगा। उसके मन पर दोनों ओर के संस्कार पड़ेंगे। या हम लोगों की कल्चर ही क्या है, न देसी न विलायती। मैंने पूछा, बेबी कहाँ है? उसे लखनऊ में एक कॉन्वेंट में भर्ती करा दिया है। वो बड़ी ही प्यारी बातें करती है, वेरी स्वीट। पर देखिए ना, यहाँ आते ही कंपाउंडरों और जमादारों के बच्चों से बातें करते करते उसकी ज़बान बदल जाती है। मैं तो सोचती हूँ श्यामा ही के पास इस बार उसे भेज दूँ। अंधेरा हो जाने के कारण हम लोग फिर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे। कमरे में फ्लोरेसेंट लाइट जल रही थी। पंखा पूरी स्पीड पर चला दिया गया था। उस वातावरण में बातचीत का विषय कुछ और मधुर होना चाहिए था। मैंने पूछा, आप तो मसूरी रही हैं भाभी, मसूरी आपको बहुत पसंद है ना? डॉक्टर कमरे में आया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा था। आते ही वो सोफे पर निशक्त सा बैठ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? भाभी तार पढ़ने लगी। मैंने आकुल होकर अपना प्रश्न दोहराया। वह मेरी ओर अधमूदी आंखों से थोड़ी देर देखता रहा, फिर बोला, तुमसे क्या छिपाना भाई, श्यामा का तार है। उसने नरेश से शादी कर ली है। आज ही सवेरे सिविल मैरिज हुई है। वह कहता रहा, तुम नरेश को नहीं जानते। पिछली बार जब हम हाथरस में थे, वह हमारे पड़ोस में बस स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क था। मरीज़ की हैसियत से वह हमारे यहाँ आता था। छुट्टियाँ थीं। श्यामा ने उसी साल बीए किया था। वह भी घर पर थी। मुझे तभी कुछ संदेह था। मैंने तुम्हारी भाभी को भी बताया था। वह श्यामा के योग्य होता तो मुझे दुख न होता, पर रूप में, शिक्षा में, किसी भी बात में वो श्यामा के लायक नहीं। मुझे यही दुख है। वह धीरे धीरे अपने मन की व्यथा निकालता रहा। उसके सिर के पास भाभी खड़ी थी। वे उसके मत्थे और बालों पर हाथ फेरने लगी। बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है? श्यामा 20 वर्ष की है, इतना पढ़ी है। उसने जानबूझकर नरेश को स्वीकार किया है। दोनों सुख से रहें, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? डॉक्टर ने क्षीण स्वर में कहा, तुमने तब मेरी बात पर ध्यान न दिया। श्यामा पर तुम्हें रोक लगानी थी। भाभी मिठास भरे स्वरों में कहने लगी, तुम्हारा मन बहुत दुखी हो गया है क्या? अब मुझे दोष देने से क्या होगा? क्या नरेश को मैंने प्रोत्साहित किया था? वह शीघ्रता से बोला, नहीं नहीं डियर, यह न कहो, ऐसी बातें न सोचो। मैंने कुछ कहना आवश्यक समझा। बोला, इस घटना को इतना महत्व देने से अब क्या मिलेगा? शादी तो हो ही चुकी है। अब उनके सुख में क्या योग देख सकते हैं, इसकी बात सोची जाए। डॉक्टर आंखें मूंदे सोफे पर तिरछा लेटा था। भाभी ने शायद मुझसे प्रेरणा पाकर उसी मिठास भरी आवाज़ में कहना शुरू किया, उसे आशीर्वाद का तार भिजवा दिया जाए। शायद उसे कुछ रुपयों की भी ज़रूरत पड़े। कुछ तार द्वारा भेज दें। लेट अस टेक इन गुड ग्रेस। हम लोगों के तनिक भी शोभ दिखाने से श्यामा भी प्रसन्नता पर एक छाया सी लेकर बैठी रहेगी। तुम अपने विचार जाहिर न होने दो, इसी में बड़प्पन है। क्यों भाई साहब? कहकर उन्होंने मेरी ओर देखा। उनका गोरा सुंदर चेहरा मेरी आंखों के सामने था, पर अकस्मात मुझे उनकी आंखों में एक विचित्र चमक सी मिली। वह चमक जो किसी आकस्मिक संयोग में, किसी अप्रत्याशित उल्लास के संपर्क से आंखों पर उतरती है। शायद मेरी भवें संकुचित हो गई हों। शायद मैंने उनकी ओर कुछ ऐसी गहराई से देखा हो जो शिष्टता के दायरे में ना आती हो। जो भी हो, उनकी आंखों की चमक नष्ट होने लगी और मुझे लगा उनके गोरे चेहरे पर छाया सी पड़ गई है। भाभी ने आंखें नीची कर लीं, पर उन्होंने विषय नहीं बदला। दूसरी ओर देखती हुई डॉक्टर से कहती रहीं, श्यामा समझदार लड़की है। नरेश को कुशिक्षित कुरूप बताकर तुम उसकी समझ का अपमान न करो, और फिर वह इतना खराब भी नहीं है।
मैंने भाभी की ओर इस बार जानबूझकर देखा। मुझे उनकी निगाह को पहचानने का मौका मिला और मुझे लगा कि उनके चेहरे पर उतरती हुई छाया गहरी होती जा रही है। भाभी ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया, पर मुझे लगा कि सहसा मेरा मन विकृत होता जा रहा है। मेरी इच्छा होने लगी कि मैं इन भाभी को बड़ी जोर से झकझोरूं, उनसे उस घर से दूर पड़े हुए पुरानी भाभी के गहनों, कपड़ों, बच्चों को एक एक करके हिसाब मांगूं और पूछूं कि मेरे उन भाभी की स्मृति को। पर मैंने अपने को संयत किया और समझाया कि शायद अपनी पुरानी भाभी के शोक में मेरा मन बहक रहा है। तभी डॉक्टर ने आंखें खोली और पुरानी भाभी की तस्वीर को देखते हुए बोला, तुम भी अपनी श्यामा को आशीर्वाद दो, शायद वह इसी तरह से सुखी हो सके। मैंने उसे उठाकर सोफे पर सीधा बैठाया और बोला, क्या कहते हो डॉक्टर? गृहस्थों के यहाँ यह सब चला ही करता है, इस तरह निरुत्साह न बनो। उसने बुझे बुझे स्वर से कहा, ठीक ही है, अब निरुत्साह बनने से मिलेगा ही क्या। सहसा मुझे न जाने क्या सूझा कि मैंने कहा, तुम आराम करो डॉक्टर, अब मैं चलूँगा, पर मैं भाभी की वह तस्वीर साथ ले जाना चाहता हूँ। वे तुम्हारी थीं। उनके वस्त्राभूषण, उनके बच्चे, उनके साथ बिताए हजारों सुख दुख के क्षण, उनकी न जाने कितनी निशानियाँ तुम्हारे पास है, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है। वे मुझे अपना भाई मानती थीं, इसी नाते भाभी की वह तस्वीर मुझे दे दो। वह क्षीण स्वर में बोला, तस्वीर? उनकी यही एक तस्वीर है। फिर मैंने कहा, जो भी हो मुझे दे दो, मैं तुम चाहोगे तो उसकी कॉपी बनवा दूंगा। भाभी ने मेरी ओर देखा, कि डॉक्टर के मुंह पर निगाह जमाकर कहने लगी, इस तस्वीर को देखकर तुम्हारी व्यथा घटती नहीं बढ़ती ही है। बहन की तस्वीर पर भाई साहब का ही अधिकार होना चाहिए। मेरी ओर लक्ष्य करके बोली, आप इसे ले जाइए, इसे देखकर इनके बीते दिनों के घाव फिर हरे होने लगते हैं। मैं जितना ही इनके मन को भटकाती हूँ, उतना ही यह तस्वीर उन्हें अतीत की ओर खींचती है। आप इसे ले जाएं, हो सके तो इसकी कॉपी बनवाकर मेरे पास भिजवा दें। इस बार मेरी उनसे निगाह नहीं मिली, पर मुझे लगा उनका स्वर विकृत हो गया है और उनके मुंह पर वह छाया और भी गहरी हो गई है। शायद मेरा भ्रम हो, पर तो यह थी श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।